हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इंग्लिश के इस हैंडआउट सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं हमारी फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन पे और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन को। अभी तक हमने फ्लेमिंगो प्रोज का जितना भी पार्ट था यानी जितने भी चैप्टर्स थे उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया और आज की चैप्टर से आज की यानी क्लास से हम शुरू करने वाले हैं पोइट्री। ठीक है, पोएम्स को जितनी भी पोएम्स है उनको कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर में उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो फ्लेमिंगो पोइट्री जैसे हमने फ्लेमिंगो प्रोज के टोटल नंबर क्वेश्चंस देखे थे वैसे ही पोइट्री सेक्शन से देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 19 रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 26 है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 56। वहीं पे जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको चाहिए 75 मिनट और उसको लर्न करने के लिए चाहिए 90 मिनट्स। वही शॉर्ट आंसर की बात करें तो 60 मिनट सॉल्विंग टाइम और 70 मिनट्स लर्निंग टाइम। लॉन्ग आंसर 45 मिनट सॉल्विंग टाइम और लर्निंग टाइम हो गया 70 मिनट्स। तो यानी सॉल्विंग टाइम हो जाएगा टोटल आपका 180 मिनट्स। 56 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए होंगे और 230 मिनट्स चाहिए होंगे आपको उसको लर्न करने के लिए। तो आज सबसे पहली जो पोएम हम करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर वो है माय मदर एट 66। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम। इसको लिखा किसने है? हु इज द ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम? कमला दास। ठीक है, आपको याद होगा तो कमला दास ने ये जो पोएम है वो लिखी है। और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर पोएम्स में ऐसा ही होता है बट कुछ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं तो उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोएम की लाइंस हैं जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है अभी और फिर इसी में से जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको हमें सॉल्व करना है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026। तो आपको पता है बेटा इंग्लिश में सारे जो चैप्टर्स हैं अलग अलग चैप्टर का एक एक वेटेज नहीं होता है तो हम पूरे सेक्शन को एक साथ कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने प्रोज को कंप्लीट किया वैसे ही अब हम पोइट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये जो लाइंस दी गई है ना हम इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पोएम होती है बहुत छोटी सी और उसकी वही लाइंस बार बार रिपीट हो रही होती है। कहीं पे बीच का ही हिस्सा रिपीट हो जाएगा, कहीं पे स्टार्टिंग का पार्ट रिपीट हो जाएगा और कहीं पे तो पूरी पोएम ही दे दी जाती है। ठीक है, पर एक बार जस्ट आपको रीड कर लेना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन से समय की बात हो रही है। ठीक है, ओके, पढ़ लो जल्दी से एक बारी। Okay, start करते हैं. I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. ठीक है, ये जो लाइंस हैं पोएम की वो यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जरा पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। व्हाट डज द इमेजरी ऑफ द एशन फेस ऑफ द मदर सजेस्ट अबाउट हर फिजिकल कंडीशन? तो जो एशन फेस है यहाँ पे ये जो टर्म दी गई है ये क्या सजेस्ट करता है? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में ये दिया गया है। तो क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट हर मदर्स वीकनेस। ये दिखाता है कि जो पोएट की मदर है वो कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है, एजिंग यानी काफी एज हो गई है उनकी, और क्लोजनेस टू द डेथ कि किस तरीके से कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाईलाइटिंग द फ्रेल एंड लाइफलेस अपीयरेंस कि वो उनका फेस जो है वो कैसा लाइफलेस अपीयर हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द स्पीकर्स यूज ऑफ द वर्ड्स रियलाइज्ड वर्ड, मतलब उनको एहसास हुआ इस बात का। ये क्या सजेस्ट करता है? डिलेड, एक्सपेक्टेड या सडन। ठीक है, तो एकदम से उनको ये चीज जो थी वो रियलाइज हुई सडन। हाउ डज द फ्रेज मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ पैसेज कि जो बच्चे हैं खेलते कूदते बाहर निकल के आ रहे हैं, ये चीज क्या बताती है? ये दिखाता है कि एक तरफ जहां पे जो मदर है उनकी एज बढ़ती हुई चली जा रही है, वहीं पे जो बच्चे हैं उनके अंदर यूथफुल एनर्जी प्रेजेंट है, वो बिल्कुल एनर्जेटिक है, एडिंग अ होपफुल एंड लाइवली टोन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सैडनेस। ठीक है, तो दुख बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है उनकी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में। अब देखो जरा, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक। कौन सा ब्लैंक दे रखा है हमें भाई? द प्राइमरी थीम हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट इज द डैश एज द नैरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन हर मदर्स फ्रेलिटी एंड एजिंग। तो प्राइमरी थीम क्या है? इवन इफ हिज मदर ब्रॉड शूज। अच्छा ठीक है, हम इसको देखते हैं जरा एक बारी। जो प्राइमरी थीम है उसकी बात करी गई है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं जरा। ठीक है, शूज वूज वाली लाइन हटा देते हैं, यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे हम। द प्राइमरी थीम, जो सबसे पहली थीम बात करी गई है
एक्सट्रैक्ट में वो कौन सी बात करी गई है? एज द नैरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन हर मदर्स फ्रेलिटी एंड एजिंग। आप एक बार इसको सोचो और बताने की मुझे कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। जल्दी से सोचो। Complete the sentence by filling in the blank with a suitable phrase. The primary theme highlighted in the extract is the dash, as the narrator reflects on her mother's frailty and aging. बताओ। तो क्या हो जाएगा भाई? फियर, लॉस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर इन द एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट में इमोशनल स्टेट के बारे में क्या पता चलता है पोइट की? बताओ जरा, पोइट की इमोशनल स्टेट के बारे में क्या पता चलता है एक्सट्रैक्ट में? एक्सट्रैक्ट को देखकर पोइट की इमोशनल जो स्टेट है उसके बारे में क्या पता चल रहा है? Distracted by the liveliness of the surrounding, concerned about her mother's discomfort, overwhelmed by a sense of anguish, preoccupied with the thoughts about life and experiences. तो overwhelmed by a sense of anguish, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है कि इमोशनल स्टेट क्या है कि एकदम वो बहुत ज्यादा दुखी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो उनके दिमाग में यही चीजें जो है वो चल रही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट, मतलब सारी के सारे इसमें से सेंटेंसेस करेक्ट है, बस एक सेंटेंस कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताओ। The comparison to a corpse highlights the speaker's fear of losing her mother. The poet makes exclusive use of melancholic imagery in the given lines. The speaker's internal conflict creates a relatable portrayal of human relationships. The universality of themes makes the lines relevant to the readers. तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारा। जो पोइट है ये वाला जो ऑप्शन है जो बी दे रखा है ये हमें इस एक्सट्रैक्ट के अंदर नहीं मिला कि पोइट ने ज्यादा ही मेलैंकोलिक, ज्यादा ही दुख भरे शब्दों का, लाइनों का इस्तेमाल किया हो, ठीक है। अगला एक्सट्रैक्ट फिर से देखो, उसी में से ही दे रखा है, पार्ट उठा के जल्दी से रीड करो इन 4 लाइनों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। I saw my mother beside me, those open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. क्या realize होता है पोइट को? बताओ जरा। Her face ashen like that of a corpse and realized with pain. क्या realize होता है पेन से? That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स क्या दिखा रहा है? कौन सा इंप्रेशन दिखा रहा है मदर का? फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, डेड और वीक। तो भाई किस तरीके से बताया गया है कि मदर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम सम फेटल डिजीज। क्या ऐसा है कि मदर को कोई बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी हो रखी है? नहीं, फॉल्स, वो तो सिर्फ एजिंग की बात कर रही है, ठीक है। Which of the following themes is best represented in the given extract? तो extract हमने पढ़ा, इसके अंदर सबसे बेस्ट थीम कौन सी डिस्क्राइब करी गई है? लाइफ इज शॉर्ट एंड वन मस्ट एंजॉय इट, मतलब लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो बहुत छोटी है और इंसान को उसको एंजॉय करना चाहिए। एजिंग एंड मोर्टेलिटी, स्लीपिंग एंड प्लेइंग, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। तो बताओ कौन सा हम यहाँ पे करेंगे? कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गिवन एक्सट्रैक्ट में एजिंग के बारे में बात करी है, मोर्टेलिटी के बारे में बात करी है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पिक आउट द ऑप्शन, एक ऑप्शन इसमें से निकालना है इन विच द वर्ड स्पिलिंग, स्पिलिंग शब्द को जहां पे यूज किया गया है एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो राहुल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिलिंग द बीन्स बाय telling everyone the secret. He opened the bag, spilling all its contents on the table. Try to keep that crowd from spilling on to the main street. The cat spilled all the milk. तो कौन सा जो है वो सही हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राई टू कीप दैट क्राउड फ्रॉम स्पिलिंग ऑन टू द मेन स्ट्रीट, ठीक है, स्पेलिंग वर्ड। आगे देखते हैं। द फ्रेज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग ये फ्रेज यूज किया गया है, मैरी चिल्ड्रन स्पिरिंग, ये क्या दिखाता है? यूथ, ओल्ड एज, डिजीज या ट्रैवल। तो ये यूथनेस को दिखा रहा है कि बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, जो सेंटेंस दिया गया है इसको सही तरीके से कंप्लीट करें। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब उनकी एज काफी ज्यादा थी जितनी वो दिख रही थी। यहाँ पे जो रेपिटेशन किया गया है इस वर्ड एज का, ये क्या सजेस्ट करता है? द पोइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द पेनफुल ट्रुथ,
कि उनकी जो मदर है उनकी एज कितनी ज्यादा हो चुकी है। ये जो दर्द भरा ट्रुथ है उसके बारे में वो बात कर रही है, मदर की एज के बारे में, एम्फेसाइजिंग द रियलिटी ऑफ एजिंग अपीयरेंस, की कैसे उनकी जो एज है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। आगे देखो जरा, यहाँ पे जो लाइंस गिवन है इनको एक बार पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as late as a winter's moon, and felt that old familiar ache and my childhood's fear. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, but soon put that thought away, दिमाग में उनके एकदम से ख्याल आया कि उनकी मदर की एज कितनी बढ़ती हुई चली जा रही है। फिर उन्होंने उन पेड़ों की तरफ देखा जो स्प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाग रहे हो, मेरी चिल्ड्रन, बच्चे जो भाग रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, एनर्जी उनके अंदर दिख रही है। और एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक जब हुआ तो दूर ही खड़ी हुई थी उनकी मदर उनसे, और वो जब दोबारा उनकी तरफ देखती है तो उनका चेहरा फिर से बहुत डल नजर आ रहा था, बहुत पेल सा नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि लेट विंटर्स मून हो। ठीक है, सर्दी के समय में जो चांद है वो कैसा दिखता है, बड़ा धुंधला सा। ठीक है, फेल दैट ओल्ड फेमिलियर डे, उस समय मुझे मेरा बचपन का जो डर था, जो दर्द था, वो दोबारा याद आया कि मेरी मदर एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएंगी। द इम्पैक्ट ऑफ मेरी चिल्ड्रन ऑन पोइट्स माइंड, मेरी चिल्ड्रन जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है पोइट के दिमाग पे, इसकी वजह से वो और परेशान हुई है, या फिर उनके अंदर सेंस ऑफ लॉन्गिंग आई है, या थोड़ा सा कंफर्ट आया है, या फिर उनको अपने बचपन के बारे में याद आ गया। तो बी जो है वो सही हो जाएगा, उनके अंदर सेंस ऑफ लॉन्गिंग जो है वो क्रिएट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोन ऑफ द पोएट एक्सप्रेस्ड इन द अबव लाइंस इज, जो टोन है पोएट की वो क्या है अबव लाइंस में, सैडनेस और हेल्पलेसनेस है, एक्साइटमेंट और ईगरनेस है, अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड है, एंगर एंड एंग्जाइटी है। क्या चीज है जो लाइंस हमने देखी उसके अंदर, तो सैडनेस और हेल्पलेसनेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड बैन पेल, ये जो शब्द यूज किए गए हैं इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करते हैं, मदर की वीकनेस और इलनेस को। ठीक है, बीमारी को, वीकनेस को और कमजोरी को और इलनेस को शो करते हैं। द पोइट लुक्ड एट हर मदर अगेन टू, पोइट जो है वो अपनी दोबारा से मदर की तरफ देखती है, कि किस लिए देखती है, उनकी हेल्थ को एग्जामिन करने के लिए, और उनके अंदर जो फेमिलियर इमोशनल एक है, जो दर्द भरा हुआ है, उसको दोबारा से वो देखती है। एक्सप्लेन वन इन्फ्लुएंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, कि वो दोबारा से जो उनके अंदर पेन था वो वापस आया। पोइट यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशनल पेन के बारे में, अपनी मदर को देखते हुए, उनकी जो एज है वो काफी हो चुकी है, फेल दिख रही है वो, और एक जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट है, शी हैज फेल्ट बिफोर, पॉसिबली व्हेन हर मदर्स हेल्थ वाज ऑलरेडी इन डिक्लाइन, जब उनकी मदर की हेल्थ खराब हो रही थी तब, एंड इट रिमाइंड्स हर ऑफ पास्ट फियर्स एंड सैडनेस, तो इसकी वजह से उनको पुराने जितने भी दर्द थे वो सब याद आ रहे थे। पुट दैट थॉट अवे, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ पोइट दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव लाइन, अबव लाइन से हमें क्या पता चलता है, पुट दैट थॉट अवे, कौन से थॉट को बाहर फेंकना चाह रही है वो निकाल के अपने दिमाग से, जो पेनफुल थॉट उनके अंदर आया ना मदर की एजिंग को लेकर, इलनेस को लेकर, उसकी बात हो रही है। टू पुश अवे द सैडनेस, ताकि वो जो सैडनेस है वो हट जाए, और फोकस जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाए, परहैप्स टू कोप विद द सिचुएशन। आगे देखते हैं जरा, जो नेक्स्ट लाइंस दी गई है हमें, नेक्स्ट जो अगला एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको पढ़ते हैं जल्दी से, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, तो मैंने दोबारा से देखा अपनी मदर की तरफ, वो वैन पेल दिख रही थी, लेट विंटर मून की तरह, जैसे भी हमने पहले के उसमें देखा। लाइंस में सब कुछ वही है, बस आगे की और लाइंस ऐड कर दी है। बट ऑल आई सेड वाज, मैंने क्या बोला, सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, की लास्ट में वो बस हंसती रही ताकि उनकी मदर जो है उनको बुरा फील ना हो। तो ये जो हमने कविता पढ़ी ये क्या कैप्चर करती है नैरेटर के बारे में, हैप्पीनेस, फियर, डिस्मे, एंग्जाइटी। तो ओनली 1 2 या फिर 1 and 4 या फिर 2 and 4 या फिर ओनली 3, तो ओनली हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 and 4 हो जाएगा, यानी फियर दिख रहा है उनके अंदर और एंग्जाइटी दिख रही है अपनी मदर को लेकर। शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन एंड कुड नॉट स्पीक मच, मतलब वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी, इमोशन से बहुत दुखी थी और वो कुछ बोल नहीं पाई। तो ये फ्रेज क्या दिखाता है, ऑल आई डिड वॉज, इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल।
द वर्ड वैन, वैन वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? नियरली, सबसे ज्यादा किसके करीब लेके जाएंगे हम इसको? पैल, ओल्ड, अनवेल, एंजियस। किसके करीब होगा ये? पैल, ठीक है। वैन, फेल, वो बोलती भी है ना। आगे देखते हैं जरा, ट्रीज स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन है, जिस तरीके से पेड़ भाग नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सिमली कैसे यूज करी गई है? एज लेड, जहाँ पे एज और लाइक का यूज करके कंपेरिजन किया जाता है ना ड्रॉ, तो वहां पे सिमली का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा उसमें दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, तो आपको बताना है उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। द पोइट एक्सेप्ट्स द रियलिटी ऑफ हर मदर्स डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड ओल्ड एज, पोइट इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उनकी मदर की एज जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है समय के साथ। शी इज नॉस्टैल्जिक अबाउट हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के दिनों के बारे में याद कर रही है, नॉस्टैल्जिया उनको हो रहा है जो उन्होंने अपने मदर के साथ बिताया था। तो 1 और 2 जो सेंटेंसेस हैं वो दोनों के दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये क्या दिखाता है? ये लाइन शो करती है कि कैसे वो इस इमोशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, एंड कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स वर्बली, और अपनी बातों को मतलब वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी, बोल कर नहीं बता पा रही थी। शी स्माइल्ड रिपीटेडली, वो सिर्फ स्माइल करती है। परहैप्स टू हाइड हर सैडनेस, अपने दुख को छुपाने के लिए वो ऐसा करती है। फिर अबाउट हर मदर्स डिजेरोइटिंग हेल्थ, की उनकी मदर की हेल्थ खराब हो रही है, इस बात से उनको बहुत डर लगता है। एंड टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग द पेनफुल ट्रुथ, और वो नहीं चाहती है कि इस ट्रुथ को वो क्या करे? कन्फ्रंट करे। इट इज सैड दैट द फेस इज अ मिरर ऑफ वन इमोशन, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि एक इंसान का जो फेस है वो कहीं ना कहीं शीशा होता है इमोशंस का। व्हाई डिड द पोइट स्माइल एंड स्माइल, पोइट क्यों हंसती है? पोइट स्माइल टू हाइड हर ट्रू फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए। शी वांटेड टू लुक हैप्पी ऑन द आउटसाइड, बाहर से तो वो अच्छा दिखना चाहती थी। इवन दो शी माइट हैव बीन सैड और ट्रबल्ड इनसाइड, मतलब वो अंदर से भले ही ट्रबल थी, बहुत परेशान थी, बट फिर भी वो स्माइल करती हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, ताकि उनका जो चीयरफुल फेस है, हंसता हुआ चेहरा है, वो सबको दिखे। सी यू सून अम्मा, हाउ आर दीज वर्ड्स कॉन्ट्रेरी टू द स्पीकर्स इमोशन, देखो स्पीकर के इमोशन क्या थे भाई? जो स्पीकर थी वो बहुत सैड थी, बट फिर भी वो बोलती है सी यू सून अम्मा। ये चीज क्या दिखाता है? इसका मतलब है कि वो यहाँ पे उनको श्योर कर रही है कि वो खुद इस बात की श्योरिटी नहीं है उनको कि वो दोबारा उनसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सी यू सून अम्मा का मतलब है ये जो वर्ड्स है स्पीकर के, ये उसकी ट्रू फीलिंग्स नहीं है। द स्पीकर सेज दिस टू हाइड हर सैडनेस पार्टिंग फ्रॉम अम्मा, मतलब उसको दुख हो रहा है इस बात का कि वो एक ना एक दिन अपनी मदर से अलग हो जाएगी, बट उसको छुपाने के लिए वो ऐसा करती है। इवन दो स्पीकर विल मिस हर, क्योंकि स्पीकर उनको याद करेगी बहुत ज्यादा। शी ट्राइज टू साउंड होपफुल, फिर भी वो होपफुल दिखने की कोशिश करती है, बट अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो गुड बाय नहीं करना चाहती है। व्हाट आर द फीलिंग्स अबाउट द पोइट, इसमें जो पोइट के बारे में क्या फीलिंग्स हमें पता चलती हैं अपनी मदर को लेकर, माय मदर एट 66 कविता के अंदर। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस पोएम को जब हमने पढ़ा माय मदर एट 66 को, तो पोइट का जो डीप लव है, कंसर्न है अपनी एजिंग मदर के लिए, वो दिखता है। शी इज सैड, वो बहुत दुखी है, वरिड है अबाउट हर मदर्स हेल्थ, अपनी मदर की हेल्थ के बारे में, और उनकी एज बढ़ रही है इस बारे में। द पोइट विशेस हर मदर, वो इस चीज की इच्छा रखती है कि उनकी मदर हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, बट शी ऑल्सो फील्स हेल्पलेस अबाउट इट, बट उनको इस चीज के बारे में बहुत बुरा भी लगता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट, बट जो वर्ड है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ये चीज वो बोलती है ना, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। जो वर्ड है यहाँ पे बट, ये शो करता है कंट्रास्ट को स्पीकर की फीलिंग के। इट हाईलाइट्स दैट इवन दो द स्पीकर वाज सैड, की स्पीकर खुश नहीं थी, बहुत सैड थी, वरिड थी अबाउट लीविंग हर मदर, शी ट्राई टू हाइड हर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करती हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस, अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, शी सिंपली सेड सी यू सून अम्मा टू अपीयर काम, मतलब शांत दिखने के लिए वो ऐसा करती हैं। इंटरप्रेट द यूज ऑफ विजुअल इमेजरी बाय कमला दास इन हर पोएम, इन्होंने जो यूज करी है वो देखते हैं। तो विजुअल इमेजरी का यूज किया है इन्होंने पैसेज ऑफ टाइम को, समय के पहिए को दिखाने के लिए, कैसे समय जल्दी से बदलता रहता है, भागता रहता है। वो डिस्क्राइब करती है चेंजिंग सीजन्स के बारे में कि कैसे द फीलिंग ऑफ ब्यूटी एंड द मार्क्स ऑफ एजिंग, की कैसे इंसान की एज बढ़ती हुई चली जाती है। ये सारी इमेजेस दिखाती हैं ग्रेजुअली सब कुछ बदलता है, इंक्लूडिंग स्पीकर की जो बॉडी है, इमोशंस है, वो सब कुछ बदला है। शोइंग लाइफ इनएविटेबल प्रोग्रेस, की लाइफ जो है वो, उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत इनएविटेबल है। क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन ऑफ द थीम्स प्रेजेंट इन आंट जेनिफर्स टाइगर एंड माय मदर एट 66, स्पेसिफिकली डिस्कस द डिफरेंट वेज ईच पोएम एड्रेसेस द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिलियंस। 2024 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया। तो आंट जेनिफर्स टाइगर की जो थीम है, जो स्ट्रगल इसके अंदर शो किया गया है, वो फियर का है, उनके अंदर डर है, और इनर कॉन्फ्लिक्ट है उनके अंदर जो क्रिएट होता है। स्ट्रॉन्ग फियरलेस टाइगर्स इन हर एम्ब्रॉयडरी टू एस्केप द लिमिटेशंस ऑफ हर ओन लाइफ।
ठीक है, तो बताया गया है। और वहीं पे वो अपनी लाइफ के दुखों को हटाने के लिए वो एम्ब्रॉयडर करने लग जाती है टाइगर को। वहीं पे माय मदर 66 में अगर हम बात करें तो उनका रेजिलियंस कैसे दिखता है, वो फोकस करती है एजिंग पे, ठीक है, लूजिंग लव्ड वंस की, कैसे हम जिससे प्यार करते हैं वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। पोएट की मदर के बारे में यहाँ बताया है कि दो फ्रेल एंड एजिंग, मतलब उनकी एज बहुत बढ़ रही है, फ्रेल दिख रही है, वो रिप्रेजेंट्स रेजिलियंस थ्रू हर लाइफ एंड सर्वाइवल। फिर भी यहाँ पे वो कोशिश कर रही है कि जो उनकी मदर है वो सर्वाइव करती रहे। पोएट्स मदर स्ट्रगल, जो पोएट का जो पोएट का जो स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है, वो बहुत ज्यादा है। एज शी फेसेस द रियलिटी ऑफ हर मदर्स डिक्लाइन, जैसे जैसे उनको इस बात का बड़ा दुख है कि उनकी मदर एक दिन इस दुनिया से चली जाएंगी। तो पोएम के अंदर, दोनों ही पोएम के अंदर शो किया गया है सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स, और माय मदर 66 के अंदर भी पैसेज ऑफ टाइम को यहाँ पे दिखाया गया। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दो दो पार्ट को कंपेयर करते हुए, इसको फिर से देखो जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दो पोएम को कंपेयर किया, और यहाँ पे भी आन जेनिफर टाइगर और माय मदर 66 को कंपेयर किया है। कि आन जेनिफर टाइगर्स में हमने क्या देखा, एड्रिन रिच यहाँ पे विविड इमेजरी का यूज करती हैं, वाइब्रेंट टाइगर्स का यूज करती हैं एम्ब्रॉयडर करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि वो अपनी लाइफ से कितना ज्यादा परेशान है। ठीक है, टाइगर जो है वो प्रांस कर रहे हैं, लीप कर रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सिंबलाइज करता है कि टाइगर एकदम फ्री है, फ्रीडम उनको मिली हुई है, स्ट्रेंथ है उनके अंदर। और आन जेनिफर की जो इनर स्ट्रगल है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और वो उनके अंदर का जो डिजायर है ना, जो इच्छा है कि वो एस्केप करना चाहती है, इन चीजों से भागना चाहती है, वो दिख रहा है। ये इमेजरी डीपन करती है, इस बात को शो करती है अनफुलफिल्ड फ्रीडम के बारे में। माय मदर एट 66 की जब हम बात करते हैं, कमला दास ने जो कविता लिखी उसमें इमेजरी का यूज किया गया है, पैल और डेड अपीयरेंस दिखाने के लिए अपनी मदर का, कि उनकी मदर का जो फेस है वो बहुत एज्ड लग रहा है। द इमेज ऑफ हर मदर स्लीपिंग, जो उनकी मदर जब सो रही है लाइक अ चाइल्ड, जैसे बच्चा सोता है ना बिल्कुल केयर फ्री होके, वैसे सो रही है। ऑल्सो हाईलाइट्स, ये भी दिखाता है कि पोइट का इमोशनल स्ट्रगल कितना ज्यादा है विद द इम्पेंडिंग लॉस ऑफ हर मदर, की एक दिन उनकी मदर उनके साथ नहीं रहेंगी, वो उनको खो देंगी, लूज कर देंगी। तो इस बात का ये जो स्ट्रगल है ना, वो उनके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। दिस इमेजरी एड्स टू द थीम ऑफ टाइम्स पैसेज एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ लव्ड वन, कि क्या होता है कि एक समय में जिससे हम काफी ज्यादा प्यार करते हैं वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। बोथ पोइट्स यूज, दोनों ही पोइट ने इमेजरी का यूज किया है डीप एंड इमोशनल कनेक्शन को दिखाने के लिए, और स्ट्रगल और लॉस और रेजिलियंस की थीम को दिखाने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से जो कविता है वो समझ में आ गई होगी। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारी कविता रहेगी कीपिंग क्वाइट, और बाकी जितनी भी अलग अलग थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, इन सबको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करे हैं फटाफट से इनको कवर कर लेना, लर्न कर लेना, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आए तो वो छोड़ के ना हो। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम अगली जो कविताएं, हमारी अगली जो पोएम्स हैं उनको हम कर रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल क्लास। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।